नमस्कार। पिछली चर्चा में यथार्थवाद के बारे में बात करते हुए यथार्थवाद के अग्रणी चित्रकार ओनेरे दोमिया के बारे में चर्चा कर रहे थे। दोमिया एक ऐसा चित्रकार था जिसने न केवल यथार्थवाद की स्थापना में अपितु उसकी विकास में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। ओनेर दोमियन, जैसे कि पिछली चर्चा में अपन ने जिक्र किया कि वो बहुत रेखा चित्र और बहुत बनाता था और व्यंग चित्रकार के रूप में उसकी प्रतिष्ठा थी। हालांकि दोमिया के जो रेखा चित्र पत्रिकाओं में छपते थे उन पर कला समीक्षकों ने कोई विशेष कभी ध्यान दिया नहीं, क्योंकि वो पत्रिका के उद्देश्य के अनुसार उन्होंने चित्रित किए थे, न कि स्वतंत्र सृजन के अनुसार उन्होंने उसका चित्रण किया था। अतः समीक्षाओं के लिए उन्होंने उसको स्वीकार ठीक तो पूरे तौर पर नहीं किया था, लेकिन दोमिया ने काम इतना अधिक किया कि धीरे धीरे वो एक प्रतिष्ठित कलाकार के रूप में उसकी छवि उभर कर सामने आ गई। अपनी 30-35 साल की कला यात्रा में 4000 से अधिक तो उन्होंने रेखा चित्र बना दिए, सैकड़ों तेल चित्र बना दिए। हालांकि तेल चित्र बनाना उसके लिए काफ़ी मुश्किल का काम था, क्योंकि पूरा जीवन उसने निर्धनता की स्थिति में अपना गुजारा। लेकिन उनका दृष्टिकोण बड़ा स्पष्ट था। वो यथार्थवाद के प्रति उनका जो आग्रह था वो बहुत प्रबल था, और उनका मानना था कि यथार्थ में जो घट रहा है वही हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अतः नवशास्त्रीयवाद की पुरातन मान्यताएं, देवताओं के प्रति आस्था या रोमांसवाद की कल्पनाशीलता, इससे यथार्थ की समस्याओं का या यथार्थ की भावात्मक जो पीड़ा है उसका निराकरण किया जाना संभव नहीं है। तो उनका दृष्टिकोण पूर्णतः यथार्थ पर आधारित था, और जो सिद्धांत की बात करते थे, जो कला सिद्धांतों की बात करते थे, वो उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया करते थे। वो कर्मशीलता पर ज़्यादा महत्व देते थे। उन्होंने जो अमीर वर्ग था, अभिजात्य वर्ग था, शहरी वर्ग था, उसके आडंबरपूर्ण जीवन का गहनता से अध्ययन भी किया, और उसको अपने चित्रों में अभिव्यक्त करते हुए उनके आडंबरपूर्ण जीवन का उपहास करते हुए उन्होंने अपने चित्रों को सृजित किया। और दूसरा उनका जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, वो सामान्य जन के अंदर जो पीड़ा थी, दुख था, उसको उन्होंने गहराई से समझा, उसको महसूस किया, और अभिजात्य वर्ग की उनके प्रति उपेक्षापूर्ण दृष्टि को भी उसने ठीक से समझा। और इन दोनों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने चित्रों के अंदर यथार्थक दृष्टिकोण रखते हुए अपने चित्रण कार्य को आगे बढ़ाया। पूर्वे जो गुस्ताव कुर्बे यथार्थवाद का भी एक बहुत अग्रणी चित्रकार था, उसने एक आदर्श वाक्य दिया था कि तुम मेरे देवताओं को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो, मैं देवताओं को चित्रित कर दूँगा। तो ये मात्र एक आदर्श वाक्य नहीं था, इसके पीछे एक दर्शन था। दर्शन ये था कि पुरातन जो परंपराएं थी, देवता जो थे जिनके प्रति आस्था थी, उनका अब इतना उनको महिमा मंडित और मूल्यवान घोषित करना ठीक नहीं। हमें यथार्थ के जो स्वरूप है, यथार्थ की जो परिस्थिति है, वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यथार्थ जीवन, यथार्थ जगत और यथार्थ समय की पीड़ा यथार्थ विषय और उसकी अभिव्यक्ति ही पूरा कर सकती है। इसलिए उन्होंने यथार्थपरकता को ध्यान में रखते हुए अपना चित्रण किया, और उनके बहुत सामान्य विषयों को लेकर उन्होंने अपना चित्रण किया, जैसे धनी है, गरीब है, वकील है, न्यायाधीश है, डॉक्टर है, अमीर है, भिखारी है, चोर है। ये छोटे छोटे विषयों को लेकर उन्होंने अपना चित्रण किया। जहाँ सामान्य जनजीवन के गरीब तबके की व्यक्तियों की पीड़ा का प्रदर्शन उनके मनोभाव में और उसकी मुद्राओं में मिलता है, वहीं अभिजात्य वर्ग के आडंबर का चित्रण भी उनके चित्रों में मतलब सहजता से आप देख सकते हैं, क्योंकि उनके जो मुख मुद्राओं का और उनके जो चेहरे के हाव भाव है, उनका उन्होंने बड़े सूक्ष्मता से अध्ययन किया था, और वो रेखांकन में तो पारंगत थे ही। अतः हर चीज़ का बड़ा बारीकी से वो सूक्ष्म निरीक्षण करते थे, तो चित्रों में भी उपहासपूर्ण दृष्टिकोण उनका साफ दिखाई देते हैं।
उनके रेखांकन की पद्धति इतनी सुसंगत और स्पष्ट थी, न केवल रेखांकन अपितु चित्रण भी। उन्होंने रेम्ब्रांड और गोया जैसे चित्रकारों का अनुसरण किया। हालांकि रेम्ब्रांड का जो लूव्र संग्रहालय में लगी पेंटिंगों को देखकर उन्होंने काफ़ी उनका अध्ययन किया और उससे उन्होंने प्रेरणा ली। अब जैसे रेम्ब्रांड चूँकि वो धार्मिक पक्ष से जुड़े हुए चित्रकार थे, लेकिन धार्मिकता का प्रभाव इन पर कभी नहीं रहा। उनके तकनीकी पक्ष को उन्होंने ज़रूर इस बात के लिए स्वीकार किया और उनकी कलात्मक जो प्रतिभा थी उसका अनुसरण उन्होंने ज़रूर किया, लेकिन विषय की दृष्टि से धार्मिकता को उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। उसी प्रकार रोमांसवादी चित्रकार गोया के भी कल्पनाशीलता को कभी उन्होंने अपना चित्रण का आधार नहीं बनाया, जबकि भाव निरूपण की दृष्टि से गोया के चित्रों को भी उन्होंने बड़ी गहनता से उसका अध्ययन किया। यानी जीवन के अंदर धर्म और कल्पना का कोई महत्व नहीं है उनकी दृष्टि में। यथार्थ में जो घटित हो रहा है और वही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उस घटना से, उस घटित हुए कथ्य से जो पीड़ा, जो दर्द महसूस हो रहा है, उसका निराकरण यथार्थक दृष्टिकोण से चित्रण करने से ही होगा। अब उनके लिए मानव शरीर या वस्तु के शरीर की चित्रण की रचना किसी आदर्श स्वरूप को लेकर नहीं, अपितु जो नैसर्गिक उसका स्वरूप है उसकी गहनतम अध्ययन को लेकर और उसके नैसर्गिक स्वरूप को उजागर करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए वे अपने अभ्यास किया करते थे और वैसा नैसर्गिक स्वरूप वो अपने चित्रों में अभिव्यक्त भी करते थे। कृत्रिमता को वो बहुत बेहतर ढंग से समझते थे। जो अभिजात्य वर्ग और शहरी लोग जो आडम्बरपूर्ण जीवन जी रहे थे, उनके मुख मुद्राओं के चित्रण उन्होंने इतनी बखूबी किए हैं कि उनके चेहरे से उनकी दूरता, उनकी चापलूसी, उनका जो छद्म वेश है वो बिल्कुल स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। और उनका उद्देश्य भी यही था कि आम जनता, जो गरीब जनता है, सामान्य जनता है, उसकी पीड़ा को अभिव्यक्त करना और अभिजात्य और शहरी लोगों के आडम्बरपूर्ण जीवन को समाज के सामने रखना। मूलतः वे व्यंग्य चित्रकार थे, अतः उन्होंने इसको व्यंग्यात्मक ढंग से अपने चित्रों को सामने रखा। शैली की दृष्टि से अगर देखें तो इन्होंने जो नवशास्त्रीयवादी जो चित्रण परंपरा थी, एक चिकनी सतह पूरे चित्रतल पर जो फैलाई जाती थी, अब वो ऐसा नहीं करते थे। न ही रोमांसवादियों की तरह साइंटिफिक ब्रश स्ट्रोक, वर्ण की विशुद्धता, चटक रंगों का प्रयोग यह भी नहीं करते थे। जैसे रोमांसवादी सीमा रेखा के अंदर अपने बाह्य सीमा रेखा का पालन जरूर करते थे, लेकिन ब्रश स्ट्रोक्स जो थे, तुली का संघात थे, वो बड़े वैज्ञानिक रीति से काम में लेते थे तथा उसमें रंग की जो विशुद्धता थी, प्योरिटी थी, वो उसको बरकरार रखते थे, बनाए रखते थे। लेकिन डोमिये ने बाह्य रेखा का तो सम्मान किया, लेकिन जो रंग योजना और तुली का संघात था, ब्रश स्ट्रोक्स थे, उनका उन्होंने उस सीमा तक पालन किया जिस सीमा तक सादृश्यता उसकी खंडित न हो। तो जो वस्तु जैसे दिख रही थी उसको कलात्मक ढंग से अपने चित्रों के अंदर उन्होंने उपयोग में लिया, व्यक्त किया और उसके लिए उन्होंने एक ऐसा बीच का रास्ता अपनाया जिसमें वर्ण की विशुद्धता भी बनी रहे, स्ट्रोक्स भी बने रहे और एक समतल सतही चिकनापन भी न फैले, तो सादृश्यता उसकी ठीक तरह से बनी रही। जो जिस सीमा तक जिसका रंग की भी बाह्य रेखा के अंदर उसकी एक सीमा थी, उस सीमा तक ही जाते थे, लेकिन पूरा जो प्रकाश का और वातावरणीय प्रभाव जैसा उसके ऊपर पड़ता था, ठीक वैसा प्रकाश का और वातावरणीय प्रभाव भी उन्होंने सादृश्यतापूर्ण जैसा दिख रहा है उस ढंग से उसको यथार्थक दृष्टि से उन्होंने चित्रित किया। और डोमिये का जो सबसे बड़ी चित्रों की विशेषता थी कि वो सिंप्लीफाइड कर देते थे। अब उसमें विषय को महत्व रखते हुए जो उसके सहायक प्रारूप थे उसको भी उसका सरलीकरण कर देते थे और रंगत की जो
टोन्स थे, जिसको कलर्स टोन्स कहते थे, उसका बड़ा सुस्पष्ट ढंग से उसका प्रयोग करते थे और चित्रों के अंदर एक भावात्मक पक्ष को बहुत बेहतरीन ढंग से उभारते थे। उनके चित्रों में जोशीलापन थे, ऐसा नहीं था कि सारा रोमांसवाद में जोशीलापन था। तो यहाँ पर भी इन्होंने भी उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखा कि चित्र में चमक बनी रहे। चमक इस सेंस में कि वो जो प्रकाश का और प्रभाव अगर मान लो किसी वस्तु पर पड़ रहा है तो उसका जो उभार है वो यथार्थपरक दृष्टि के हिसाब से चित्र में अभिव्यक्त हो। तो उसके हाई लाइट से लेकर हाई डार्क तक की टोन को उन्होंने बखूबी उसमें चित्रित किया। और उनके चित्रों में एक भावात्मकता तो होती थी, एक साहित्यिक गुण भी होता था, उसमें एक सहज आकर्षण भी होता था। साहित्य में जहाँ शब्दों का माधुर्य और समागम इतना सुंदर होता है कि हर आदमी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। वैसे ही डोमिये के चित्रों में भी क्या था कि वो एक रिद्म, एक लयात्मक जो प्रस्तुति थी, लय के साथ भाव को अभिव्यक्त करना। और चूँकि उनके भावों के ऊपर निरीक्षण, बड़ा सूक्ष्म निरीक्षण था उनका, तो उस भाव को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने जो रेखीय और कलात्मक प्रयोग किए उसमें इतना लयात्मक सौंदर्य था, आकर्षण था कि लोग सहजता से उसकी तरफ आकर्षित हो जाया करते थे। और अगर समाज किसी चित्र की सहजता से आकर्षित होता है तो उस चित्र की शक्ति भी अपने आप में साबित हो जाती है और उसका संप्रेषण भी समाज के बहुत बड़े तबके तक, दायरे तक पहुंचता है। इसीलिए इनके बारे में जो उस वक्त के साहित्यकार थे बौदेलकर, उन्होंने कहा, बौदेलर ने कहा कि डोमिये केवल व्यंग्य चित्रों के ये चित्रकार नहीं थे बल्कि आधुनिक कला के भी बेहतरीन चित्रकार थे, महान चित्रकार थे। शुरुआती दौर पर इनके रेखांकन या इलस्ट्रेटर मानकर इनके चित्रों को कला समीक्षकों ने इतनी तवज्जो नहीं दी, लेकिन धीरे धीरे जब इनकी समग्र कला चेतना आगे बढ़ी और इन्होंने सैकड़ों की संख्या में तेल चित्र बना के सामने रख दिए तो इसके चित्रों के गांधीर्य को कला समीक्षकों ने पहुंचा और इनको आधुनिक कलाकार के रूप में भी अच्छी खासी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। एक बालजोक करके एक जो इनके रेखा चित्र को देखकर एक समीक्षक था, उन्होंने तो इनके बारे में लिखा कि इस चित्रकार के अंदर माइकल एंजेलो के दर्शन होते हैं, यानी माइकल एंजेलो छिपकर बैठा है। तो उसका ये कारण था कि माइकल एंजेलो अपने पुनर्जागरण काल का एक ऐसा चित्रकार था जिसने मानव शरीर के आदर्श रूप को प्रदर्शित करने के लिए इतना गहन अध्ययन किया था माइकल एंजेलो ने। न केवल मानव शरीर की बाह्य संरचना पे तो उनकी जो आंतरिक संरचना थी, हड्डियां हैं, उसके मस्कुलर्स हैं, मसल्स हैं, उसकी वेन्स है, उनका भी उन्होंने इतना बारीकी से अध्ययन किया था और सुसंगत जो अनुपात था और जो आदर्श स्वरूप था मानव शरीर का, स्त्री का अलग, पुरुष का अलग, उसमें दैहिक मांसलता को भी उन्होंने बहुत बारीकी से उन्होंने अध्ययन किया था। और जो मस्कुलर फॉर्म थी, जो एक हष्टपुष्ट शरीर का या बलशाली शरीर के अंदर जो जिस प्रकार से उनकी मसल्स का उभार था, उसका भी उन्होंने बड़ा बखूबी अभ्यास किया था और अपने चित्रों में उसकी अभिव्यक्ति की थी। तो ठीक वैसे ही उसी के समान इनकी तुलना डोमिये के रेखा चित्रों की और चित्रों की गई। हालांकि उन्होंने डोमिये ने उस आदर्श स्वरूप को नहीं स्वीकारा, क्योंकि माइकल एंजेलो के अनेक विषयों के जो चित्र थे उनमें जो अंकन था, शारीरिक अंकन था, वो प्राय उसी सिद्धांत के अनुसार चलता है जिस सिद्धांत को लेकर उन्होंने अभ्यास किया। लेकिन डोमिये के जो शारीरिक जो संरचना थी, उसका चित्रण था, वो उस आदर्श माप को, अनुपात को लेकर नहीं चलता, अपितु उस जो पात्र उसने चयनित किया है और उसकी जो नैसर्गिक जो उसकी सौंदर्यात्मक विशेषता है, रूपरेखा है, उसका परिमाप है, उसको आधार मानकर उन्होंने चित्रित किया। लेकिन जो भी चित्रित किया वो बहुत अनुपातिक, सुस्पष्ट और गठनशीलता के साथ उन्होंने चित्रित किया। और यही कारण था कि बोलजैक ने इनको आधुनिक रेनेसां पुनर्जागरण कालीन चित्रकाल विश्व के महानतम चित्रकार माइकल एंजेलो के साथ भी इनकी तुलना की। और ये बहुत सहज और सरल चित्रकार था।
ये जो उस समय के जो चित्रकार थे, कुर्बे थे, दिलाकरा थे और गोतिये थे, डोमिये स्वयं, और इनका आपस में बड़ा घनिष्ठ संबंध था। ये मित्रवत रहा करते थे। और जब ये सारे डोमिये के घर पे आते थे तो वहाँ नीचे बैठकर चाय वगैरह पीते, कॉफ़ी वगैरह लेते और कला पर चर्चा किया करते थे। तो डोमिये न केवल एक बेहतरीन इंसान था, अपितु बहुत ही प्रतिभा संपन्न चित्रकार भी था, जिसने आधुनिक कला में यथार्थवाद की नींव रखी और उसकी स्थापना की, और एक श्रेष्ठ यथार्थवादी चित्रकार के रूप में कला इतिहास में अपने आप को स्थापित भी किया। धन्यवाद। आज इतना ही। अगली चर्चा में कुर्बे के बारे में बात करेंगे। कुर्बे भी एक महान यथार्थवादी चित्रकार था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।